बच्चों, हमने ये रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, R इज इक्वल टू एम वी अपन में क्यू बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी और इज इक्वल टू पी, यानी कि मोमेंटम था, मोमेंटम की जगह पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखा, टू एम के रूट इज इक्वल टू रूट टू एम क्यू बी। ठीक है, फंडा क्लियर था इतना। देखो न्यूमेरिकल हम लोग थोड़ा सा रुक के करते हैं, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। देखो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो पार्टिकल था वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे गोल गोल घूम रहा था। हमारा जो पार्टिकल था, जो चार्ज पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारा ऐसे गोल गोल सर्कल के अंदर मूव कर रहा था। और हमने कहा था कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लेता है, टी लेता है। ठीक है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन बी टी। ठीक है, टाइम कितना लेता है बच्चों, वो टाइम लेता है टी लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो टाइम टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो यहाँ पर टाइम जो टी है, स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना है बच्चों इसका, 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पर स्पीड कितनी है बच्चों, v है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या खास देखने को मिल रहा है, 2 पाई आर के वैल्यू ऊपर से रखते हैं, एम वी अपॉन में क्यू बी, और v है ही नीचे। अब देखो यहाँ v से v कट गया, तो यहाँ हम लोगों को जो t मिला ना, वो 2 पाई m अपॉन में क्यू बी मिला, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, यानी कि ये मिला टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है बच्चों। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, एंड रेडियस, यानी कि ना तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि एग्जांपल सेट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर हम लोग लेकर चले, देखो कि हम लोग अज्यूम करें कि यहां पर हम लोग ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्या बनाया बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने मूव कराया v1 वेलोसिटी से, और एक चार्ज पार्टिकल है उसको मूव कराया हम लोगों ने v2 वेलोसिटी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, और इसका पाथ भी कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, से इट ट्रेस रेडियस r1, और इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों r2। क्लियर है बच्चों, एक का रेडियस r1 हो गया, दूसरे का रेडियस हमारे पास r2 हो गया। नाउ r इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू भी होता है, एम वी अपॉन में क्यू भी होता है। क्लियर है बच्चों। देखो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल पे चार्ज सेम, इनका मास भी सेम, चार्ज बाय मास रेशियो दोनों का सेम है, हम कहें इस पे चार्ज q है, इस पे मास m है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास b है, और b हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है बच्चों। कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, यानी कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, तो पहले वाले केस में अगर वेलोसिटी v1 है तो वो r1 होगा, और दूसरे वाले केस में ये v2 है तो रेडियस यहाँ पर r2 होगा। दोनों को कंबाइन करें, r1 डिवाइडेड बाय r2, तो ये v1 बाय v2 होगा। अगर यहाँ पर बोल दें हम लोग, सपोज सपोज यहाँ पर v1 बड़ा है और v2 छोटा है, तो हम कहेंगे कि r1 बाय r2 इज इक्वल टू v1 बाय v2, और ये हमारे पास v1 बाय v2
एक से बड़ा आएगा, क्योंकि ये वाली बड़ी वैल्यू ये वाली छोटी वैल्यू, तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर देन R2। लेकिन इसके साथ हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, इसको जो टाइम लगा T1 और इसको जो टाइम लगा T2, ये दोनों सेम होंगे। जो टाइम है वो कितना है, 2πm में क्यू बी है बच्चों। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के भी और रेडियस के। यानी कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, चार्ज के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये तीनों चीजें सेम है, 2π कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2, R1 ग्रेटर देन R2, V1 ग्रेटर देन V2। ये हमारे इस पॉइंट का कंक्लूजन है। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा, लेकिन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन दोनों का क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, फंडा समझ में आया आप लोगों के, उम्मीद है। आगे बढ़े हम लोग। देखो हम लोगों को समझ में आया कि जो टाइम था वो आया 2πm में क्यू बी के इक्वल। किसके इक्वल आया बच्चों, 2πm में क्यू बी। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी का, किसका बात करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी का, तो ये 1 में टाइम होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा क्यू बी में 2πm। फ्रीक्वेंसी आ गया तो हम लोगों को पता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या पता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2πf होती है। और हम यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हैं, 2πf का वैल्यू क्यू बी में 2πm। 2π से हमारा 2π कट गया बच्चों, और ओमेगा यहाँ पर आ गया क्यू बी बाय एम आ गया। ठीक है बच्चों, ओमेगा क्या आ गया यहाँ पर, क्यू बी बाय एम आ गया। ये ध्यान में रखना, हम लोग इसको बाद में एज ए एंगल यूज करेंगे, क्योंकि एंगल थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है। ठीक है ना, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ ओमेगा यहाँ पर मिल गया हमारे पास। ठीक है ना, क्यू बी बाय एम, क्लियर है। और ये ओमेगा देखे, ये ओमेगा यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी, ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ये दोनों की क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोगों ने जो मोटा मोटा रिलेशन पढ़ा अभी तक, जो हमारे बहुत काम का है, वो था R इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। इसको हम लोगों ने लिखा था P अपॉन में क्यू बी। इसको हम लोगों ने लिखा था R इज इक्वल टू √2 mk अपॉन में क्यू बी। और R इज इक्वल टू हम लिखा था 2m क्यू वी अपॉन में क्यू बी। फिर हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड आया हमारे पास 2πm में क्यू बी। टाइम पीरियड के बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला, वो आया क्यू बी में 2πm। ये समझ में आया तो हम लोगों ने निकाला एंगुलर वेलोसिटी क्यू बी बाय एम। ये मोटे मोटे 4-5 फॉर्मूले हैं भाई, और इन मोटे मोटे फॉर्मूलों के ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन दबाकर आता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, काफी क्वेश्चन आते हैं। मेडिकल एग्जाम हो, हमारा इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, आईआईटी मेन आईआईटी एडवांस तक का भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बनता है, क्योंकि बहुत वैरायटी है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब बहुत वैरायटी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। अब देखो हम लोग एक चीज और देखते हैं, कहते हैं कि अभी तक वेलोसिटी और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे। अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर ना हो तो क्या हो, ठीक है ना, अज्यूम करके चलते हैं। अज्यूम वेलोसिटी
and magnetic field are not perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बात, मतलब ये इसी के अंदर की जो बात है। अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है, डायरेक्शन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पार्टिकल को तो अभी तक हम लोगों ने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर शूट करा था, अब परपेंडिकुलर शूट नहीं करते हैं हम लोगों ने, ऐसे शूट करते हैं इसको। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसको हम लोगों ने v वेलोसिटी से शूट कर दिया और मानते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बच्चे दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि ये थीटा बना रहा है, तो ये v cos थीटा हो गया, और ये कंपोनेंट हमारे पास हो गया v sin थीटा। यानी कि ये v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये v पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक है, डबल लाइन का मतलब पैरेलल यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर पूछे कि सर रेडियस क्या होगा, मतलब कि पार्टिकल जाएगा कैसे। अब देखो यहाँ पर दो वेलोसिटी है, एक तो चार्ज पार्टिकल को ऐसे आगे की तरफ लेके जाएगी, और ये वाला पार्टिकल जो वेलोसिटी है वी साइन थीटा, ये इसको गोल गोल घुमाएगी। ठीक है ना, ये तो इसको कहाँ लेके जाएगी, आगे की तरफ लेके जाएगी, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको ये गोल गोल घुमाएगा। कैसे समझे इस बात को, देखो बी और ये वाला कंपोनेंट, देखो बी की डायरेक्शन और हम बात करें वी कॉस थीटा, इसके बीच में एंगल देखें तो जीरो हो गए, यानी कि पैरेलल हो गए। पैरेलल तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चलता जाएगा बच्चों। लेकिन ये वाला कंपोनेंट देखिए v sin थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसको गोल गोल घुमाएगा। अब देखो ये गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी चलेगा, तो ऐसे चलता हुआ चलेगा। ठीक है ना, कैसे चलेगा, ऐसे गोल गोल, तो ये ऐसे शूट करता हुआ चलेगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। यानी कि इसका जो पाथ हो गया मोशन का, पाथ इज हेलिकल। ठीक है ना, मोशन ऑफ चार्ज इज हेलिकल। ठीक है, या पाथ हम कहें ये कैसा है बच्चों, हेलिकल है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। अब यहां पर पूछता है कि सर रेडियस कितना आएगा। देखो पहले रेडियस का फॉर्मूला था r बाय क्यू बी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट था यानी कि v परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि सॉरी m बच्चों m, तो m v परपेंडिकुलर कितना है, v sin थीटा अपॉन में क्यू बी। ठीक है बच्चों, और इसी के अकॉर्डिंग अब हमारी बाकी की सारी चीजें चलती चली जाएंगी। फिर पूछ रहा है सर टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टाइम क्या था, 2πm अपॉन में क्यूबी, क्योंकि इसके अंदर रेडियस का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी बच्चों सेम रहेगी, क्यूबी बाय 2πm, और एंगुलर वेलोसिटी क्यूबी बाय m वो भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर एक नई चीज ऐड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है, देखो इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो देखो यहां से शुरू करते हैं, तो जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि पार्टिकल ऐसे से आगे पहुंच जाएगा। यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर ये कितना आगे पीछे जाता है, जैसे कि आप अपने घर पे नट बोल्ट देखते हैं, जैसे कि अगर देखो ये हमारे पास है, जब इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जब इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा आगे जा रहा है या थोड़ा पीछे जा रहा है, जैसे ये
जब मैं इस कैप को ओपन कर रहा हूँ तो ये कभी कुछ आगे कुछ पीछे जाती है, ठीक है ना। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना आगे कितना पीछे जाती है कहलाती है हमारी पिच, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करा वो कहलाती है हमारी पिच। तो यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये हमारी पिच है, और इस पिच कितना होगा, ये पिच कितना होगा इसके ऊपर बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम। इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो v cos थीटा है बच्चों, यानी कि यहाँ स्पीड कितनी है v cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो सेम है 2 पाई m अपॉन में qb। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारा पिच आया ना वो आया बच्चों 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में qb, ये यहाँ पर पिच हो गया। और इस पिच के ऊपर काफ़ी बारी बहुत क्वेश्चन बनता है, इवन आईआईटी मेन और एडवांस के अंदर भी इसको लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी इसी इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये तो मेडिकल एग्जाम के अंदर, सीबीएसई या आईआईटी के अंदर या इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर कभी ना कभी आए हैं, ये वही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब पहला हमारा जो क्वेश्चन वो क्या कहता है, हाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें हम लोग, हाँ ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और वो कैरी करता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है ना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को, और मूव करता है इन्हें सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट करा, ये सारे के सारे क्रॉस इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बी कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, ठीक है ना। हम मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया प्रोटॉन, और इसका रेडियस कितना है बच्चों आर है, ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है विद द काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि हम लोगों ने अब यहाँ पर प्रोटॉन को हटाकर क्या ले लिया, एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, और कह रहा है कि वो सेम रेडियस का पाथ लेता है, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, मतलब उसका एनर्जी कितना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अब हम लोगों ने इसको हटाकर क्या ले लिया बच्चों, अल्फा पार्टिकल ले लिया। जब अल्फा पार्टिकल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर अगेन रेडियस आर में घूम रहा है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ये हम लोगों ने बताना, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए रेडियस निकाले वो कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लेकिन एनर्जी के रूप में लिखना है, तो हम ऊपर देखो फॉर्मूला में लिखा है 2m k आएगा, ठीक है ना। तो रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी देखिए बेटा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन में चार्ज इसके ऊपर कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस का ई होता है,
ठीक है ना, तो E इंटू में B। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल की बात करें, फॉर अल्फा पार्टिकल हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो प्लस का 2e होगा, और मास वो 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है ना, तो आर अल्फा, ठीक है, बनेगा 2, मास कितना हो गया 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और एनर्जी बच्चों ई, चार्ज 2e, और मैग्नेटिक फील्ड बी। अब उसने कहा कि ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये भी आर की इक्वल है, ये भी आर की इक्वल है। ये इक्वेशन हमारे लिए फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारे लिए सेकंड। दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 मास टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में ई इंटू में बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा देखो 2 इंटू में 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में एनर्जी हम लोगों ने निकालना है 2e इंटू में बी। जो कॉमन टर्म है वो काट लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया, 2 से 2 गया, ई से ई गया, बी से बी गया। ठीक है, यहाँ 4 बचा, 4 का रूट है तो कितना जाएगा बच्चों 2, और नीचे 2, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर, देखो यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखो 4 का रूट कितना जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में रूट ई आ गया, 2 से 2 कट गया, रूट ई से रूट ई कट गया, यानी कि एनर्जी यहाँ पर कितनी आ गई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ पर भी एनर्जी कितनी होगी बच्चों 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। अब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेम के अंदर फिट बैठता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, और हमने देखा ये हमारे मेडिकल एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल। एक तो इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, और उनका सबका क्या है सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है, और मूव कर रहे हैं इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ई, आर पी और आर अल्फा। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई। यानी कि तीन पार्टिकल थे, तीनों की रेडियस हम लोगों को दे रखी है जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं। तो यहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना लें। ठीक है, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट तैयार। ठीक है, कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये पाथ हमारा कब आता है या रेडियस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये वाला जब प्रोटॉन रिवॉल्व करता है, और ये वाला जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व करता है। यानी कि ये वाला पाथ हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर प्रोटॉन, और ये फॉर अल्फा पार्टिकल। ये हमारे अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो रेडियस का फॉर्मूला तीनों का क्या होगा, कि काइनेटिक एनर्जी इसने तीनों की क्या बता दी, सेम बता दी। यानी कि फॉर्मूला हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो √2m के करने वाले हैं अपॉन में क्यूबी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये दोनों चीजों तो तीनों में सट जाएंगी। तो हम लोग लिखने वाले हैं देखो आर ई आर पी और आर अल्फा। आर ई का फॉर्मूला बच्चों देखो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी इंटू में चार्ज इस पे ई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी। साइन को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, बस हमें पता है कि चार्ज कितना इस पे ई होता है। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी इसका भी किया है बच्चों, अपॉन में चार्ज इस पे ई, मैग्नेटिक फील्ड बी। तीसरा हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है 2
ठीक है। मास इसका क्या होता है, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के, और चार्ज यहाँ पर 2e होता है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर b हो गया। यानी कि ये चीजें तीनों में जो कॉमन थी वो कट गई, k कॉमन था कट गया, 2 भी कॉमन था कट गया। यहाँ पर बच गया रूट एम ई, यहाँ पर बच गया रूट एम पी, और यहाँ देखो देखो ये 4 रूट के अंदर था तो कट के आ जाएगा, यहाँ पर आ गया रूट एम पी। यानी कि रूट एम पी तो इक्वल हो गए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसे छोटा होता है, यानी कि ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल, और ये एम पी बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो हम यहाँ रिलेशन दिखाएंगे, तो ये रिलेशन हो गया आर ई, आर ई ग्रेटर है, सॉरी आर ई स्मॉलर है आर पी के, ठीक है ना, और आर पी इक्वल है हमारे आर अल्फा के। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। अब इनमें से हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच करता है। तो हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन इनमें से कोई आ नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा कोई ना कोई ऑप्शन तो यहाँ एक हम लोगों ने मिस टाइप, या हम कहें कोई मिस्टेक कर दी। तो ऑप्शन हम देखें, इसके अंदर ये बच्चों एरो इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर ई छोटा है आर पी से, और रेडियस ऑफ आर पी और आर अल्फा दोनों इक्वल है, तो उस केस में हमारा ऑप्शन ए हमारा मैच कर जाएगा। एक छोटा सा करेक्शन आप लोग यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है ना, तो मास कम है तो रेडियस भी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हमारा एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपना। ठीक है, उस पीछे वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बस वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें हल्का सा हम लोगों ने शायद मिस्टेक कर दिया था कहीं लिखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है बच्चों और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, हैविंग इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या बता रहा है, इक्वल बता रहा है, और वो एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, राइट एंगल के ऊपर, टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हम लोगों ने उनकी ट्रेजेक्टरी बतानी है, उनके पाथ के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि हम यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लें। देखो हर बारी मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ट द पेज बना रहा हूँ, ताकि हम जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने एक एच लिया है, ठीक है, और एक हमने डी पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना, और इसका भी मोमेंटम पी है और इसका भी मोमेंटम पी है, ये मोमेंटम है बच्चे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मोमेंटम है। दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है, पीपी है, ठीक है ना। अब मान लो तो ये जाता है और ये रेडियस बनाता है R1, और ये जाता है और ये रेडियस बनाता है R2, मतलब कि ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और मान लेते हैं वो रेडियस R1 और R2 बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करने का है वो तो हम लोगों को पता है कि हमारे P बाय क्यू भी होता है, P बाय क्यू भी होता है। अब दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन यानी कि H हम लिख सकते हैं P अपॉन में क्यू बी, आर एच पी, हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है E होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा B हो गया। से इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अगर ड्यूटेरियम के लिए हम लोग निकालते हैं, आर डी में लिख रहा हूँ, मोमेंटम बच्चों सेम है। अब इस पे भी चार्ज E होता है, एक ही पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस मास में फर्क होता है, और ये B। से इक्वेशन सेकेंड। अगर आर एच बाय आर डी करता हूं तो मैं देखूंगा
P बाय ई बी, और यहाँ पर भी P बाय ई बी आएगा, दोनों कट जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर एच बाय आर डी इज इक्वल टू 1:1। ठीक है ना, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। यानी कि ये आर एच माना और ये आर डी मान लिया, यानी कि ये आर एच था और ये आर डी था। तो हम कह सकते हैं आर एच और आर डी का जो रेडियस है वो बच्चों वो सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, और वो सेम स्पीड के साथ एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर। एक हमारे पास अल्फा दिखा दिया, एक यहाँ पर हमने प्रोटॉन दिखा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर इनवर्ड है प्लेन ऑफ पेपर के, तो हम लोगों ने यहाँ क्रॉस से दिखा दिया। ये दोनों चार्ज पार्टिकल वी वी वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, जो फिगर में हम लोगों को दिखाया। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द Find the ratio of radii of the circular path which the two particles may describe। मान लेते हैं कि ये गया और इसने R अल्फा पाथ लिया, और ये प्रोटॉन गया तो इसने आर पी पाथ लिया। क्लियर है बच्चों। अब देखो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी यूज करने वाले हैं। फॉर अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, फॉर अल्फा पार्टिकल देखो आर अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बच्चे, कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4 mp मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है 2e। इसकी बात करें मास ऑफ प्रोटॉन mp और चार्ज e होता है, तो मैंने सीधा लिख दिया मास 4 mp, वेलोसिटी v, चार्ज 2e इनटू में b, से इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह फॉर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये आर पी हो जाएगा बच्चों, मास एम पी, वेलोसिटी वी, चार्ज ई, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। दोनों का रेशियो निकालना है तो आर अल्फा अपॉन में आर पी हम लोग कर सकते हैं। आर अल्फा देखो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ऊपर 2 आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 mp v अपॉन में ई बी। नीचे वाले के लिए क्या आएगा एम पी वी अपॉन में ई बी, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म कट गया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं आर अल्फा अपॉन में आर पी जो आ रहा है वो 2:1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बड़ी है, ठीक है, किससे, प्रोटॉन वाले पार्टिकल की कंपैरिजन में वो 2 टाइम्स होती है देखो। और यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 2 आर पी के इक्वल आ रही है आर अल्फा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि एक जो चार्ज पार्टिकल था वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ लेता है, और ऐसा हम लोगों ने इस चीज को जस्टिफाई भी करा। कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की विड्थ सफिशिएंट ना हो तो क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की विड्थ सफिशिएंट ना हो, यानी कि विड्थ हमारे पास जो पाथ सर्कुलर लेने वाला था ना उसकी रेडियस से कम हो, तो क्या होगा। उसकी रेडियस से अगर हम बात करें वो रीजन मैग्नेटिक फील्ड का कम है, तो अब वहां पर हमें चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हम मान के चले, कंडीशन मान के चलते हैं, कंडीशन या केस when the region of
यूनिफॉर्म magnetic field region is less than the of the path radius of the circular path described by the charge particle when enters with a velocity v। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से एंटर करता है, उस केस में अब हमें उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग इस बात को कि यहाँ पर एक लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रीजन है हमारे पास। ठीक है, और इस रीजन के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास x हो गया, और x हमारा लेस है r से। ठीक है, अब अज्यूम करके चलते हैं बच्चों, अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, वो एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसका मास m है और चार्ज उसके ऊपर q है। ठीक है, वैसे से गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, और यहाँ से तक तो गया, सर्कुलर मोशन में था, लेकिन इसके आगे घूमना चाहता था लेकिन फील्ड था ही नहीं। यहाँ पर वो बिल्कुल शूट कर जाएगा, जिस वेलोसिटी से एंटर करा था उसी वेलोसिटी से। और अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। एंगल कितना बना रहा होगा बच्चों, ये एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है, जब ये सर्कुलर पाथ ले रहा था तो अज्यूम करके चलते हैं इसका ये पॉइंट होगा भाई सी फॉर सेंटर। ठीक है ना, और इसका ये रेडियस कितना है बच्चों, r, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि x लेस देन r है, x लेस देन r है। ठीक है ना, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास x है, ये मान लेते हैं हमारे पास कुछ भी होता है L/D, जो भी है, हम इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की और रेडियस वेक्टर हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के? यानी कि साइन थीटा अगर हम लोग फिगर से निकालते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हम लोग बी मान लें, ठीक है ना, फ्रॉम द ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी, साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या आता है, हाइट अपॉन में हाइपोट आता है बच्चों। अब ट्राइंगल हमारा ऐसा है, ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये x है और ये r है, तो ये हमारे लिए ट्रीट करेगा एज ए बेस की तरह, ये ट्रीट करेगा एज ए हाइट, और ये एज ए हाइपोट। तो यहाँ पर जो साइन थीटा आएगा बच्चों, वो आ जाएगा x बाय आर। क्या आएगा, x बाय आर, यानी कि साइन थीटा x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन r हम लोगों को पता है, वो कितना होने वाला था, mv अपॉन में qv। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं mv अपॉन में qb था तो ऊपर चला जाएगा qb, यानी कि थीटा यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स qbx अपॉन में m इंटू में v। क्लियर है बच्चों, कितना जाएगा, qbx अपॉन में mv। क्लियर है, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो रीजन की जो विड्थ है वो इनसफिशिएंट हो, तो जब चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ शूट करेगा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए जाएगा, और वो साइन थीटा होगा एक्स क्यू बी अपॉन में एम बी के इक्वल। क्लियर है बच्चों,
बात क्लियर हुई। अगर आप लोगों ने इस चीज को जस्टिफाई भी करना है तो हम मान लेते हैं यहां पर इसी स्टेटमेंट के अंदर एग्जांपल देखो, x का वैल्यू मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना मान ले? 1 सेंटीमीटर। q मान लेते हैं 2 माइक्रो कुलाम। b की वैल्यू 10⁻³ टेस्ला। मास मान लेते हैं 2 × 10⁻⁻6 kg। और v मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ आर्बिट्री हम लोगों ने चीजें अज्यूम कर ली। साइन थीटा, साइन थीटा देखो ये 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगी। तो देखो x का वैल्यू कितना है बच्चों? x का वैल्यू 10⁻⁻2। बी क्यू का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर b का वैल्यू 10⁻3। ठीक है ना। m का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने बोला 2 × 10⁻⁻6 और वेलोसिटी यहाँ पर बोल दिया हम लोगों ने 100। ठीक है। 10⁻⁶ से 10⁻�6 कट गया, 10⁻3 से 10⁻2 कट गया, यहाँ पे बच गया 10⁻1। ठीक है बच्चों, 2 से 2 को काट दिया, 10⁻1 से 1 0 को काट दिया, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे बच गया 1/10, यानी कि थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/10। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों के कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी होती तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। अगर कहते हैं कि हमारे पास x का वैल्यू बहुत बड़ा हो r के कंपैरिजन में, इफ x बहुत बड़ा हो r के कंपैरिजन में, तो क्या होगा भाई? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये x हो गया, मतलब कि सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों। ये क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हम लोग जो कर रहे हैं, इसकी विड्थ सफिशिएंट है, यानी कि x बहुत बड़ा है r के कंपैरिजन में, x बहुत बड़ा है r के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यही चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं v वेलोसिटी से, जिसका मास m था और चार्ज q था। तो अब होगा क्या कि जब एंटर कर रहा था तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, यहाँ पे एंटर कर रहा था ना, तो ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा और गोल गोल घूमते घूमते ऐसे सर्कुलर पाथ लेगा और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो यहाँ पर ये शूट कर जाएगा, यानी कि ये सेमी सर्कुलर पाथ लेगा बच्चों। कैसा पाथ लेगा बच्चों? सेमी सर्कुलर पाथ लेगा, यानी कि जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा था उसी वेलोसिटी से ये लीव कर गया। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल लीव with the same velocity as it was enters। जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा था उसी वेलोसिटी से वो बच्चों लीव कर गया। फंडा क्लियर है? यहाँ पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़े तो क्या आएगी? तो वो 2v आएगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूं। अगर फाइनल माइनस इनिशियल बोला तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर इनिशियल माइनस फाइनल बोला तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब ये वाले डायरेक्शन का सेंस बच्चों वेलोसिटी का हम लोग नेगेटिव लेते हैं और ये वाले डायरेक्शन का सेंस पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसको काट देते भी, तो ये माइनस का v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v, तो ये माइनस का 2v आ गया। ठीक है, मैंने मोड इसलिए लगा दिया था कि मेरे को पता था कि वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों को कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी -2v हो जाएगा। ठीक है। कोई बोले कि सर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल परपेंडिकुलर तो करा दिया, इसको ना थोड़ा सा टेढ़ा एंटर कराते हैं हम लोग फील्ड के अंदर। टेढ़ा कैसा? अब मैं बताता हूँ।
suppose the charge particle suppose the charge particle enters at an angle alpha, making with the वर्टिकल, मतलब एक एंगल अल्फा बनाकर निकलता एंटर करता है। तो एंगल अल्फा कैसे बना रहा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग शो कर रहे हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ऐसे और भी होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे एंटर करता है, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, अल्फा बना रहा है। कह रहे हैं अब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। भाई देखो, जैसे चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे एंटर करेगा आप देखो, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो इस पे तो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब फोर्स कैसे लगेगा, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने अपने हिसाब से वेलोसिटी टेढ़ी करी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी देखिए ना, फील्ड अंदर की तरफ और वेलोसिटी देखो, फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना। तो ये दोनों अभी भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसका जो पाथ होगा वो बच्चों कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पर ये ऐसे शूट कर जाएगा। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ही ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है। अब पूछ रहे हैं कि जब ये बाहर की तरफ निकलेगा ये एंगल कितना बनाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये एंगल भी कितना बनाएगा, अल्फा बनाएगा। ऐसा हम लोगों ने क्या बोला कि जब मान लेते हैं कि ये ऐसे एंटर कर रहा था, तो मान के चलते हैं कि ये इसका रेडियस था r। ये कितना था रेडियस, r था, और जब निकलेगा तब भी रेडियस कितना रहेगा बच्चों, r रहेगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, और मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो ये एंगल अल्फा। क्लियर है। अब देखो किसी भी दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है, देखो ये मान लेते हैं सी हो गया, ये पॉइंट हमारे लिए ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट हमारे लिए सी, ये सी बना दिया था, ये पॉइंट हमारे लिए डी हो गया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी के अंदर देखे, ये वाली साइड सी बी साइड और सी ए साइड दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि पूरा ट्राइंगल ले रहे बच्चों, सॉरी, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं फ्रॉम द ट्राइंगल सी ए बी। सी ए बी ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड इक्वल हैं, सी ए और सी बी हमारी दोनों साइड इक्वल है। तो इसके जो अपोजिट एंगल है बच्चों वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना बच गया, अल्फा बच गया। तो हम कहेंगे द चार्ज पार्टिकल, the charge particle enters at an angle alpha as shown in figure, ठीक है ना। when the charge particle leave, when the charge particle leaves the magnetic field, it also making angle alpha with the vertical। यानी कि वर्टिकल के साथ फिर ये बच्चों एंगल कितना बना रहा होगा, अल्फा बना रहा होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी शक नहीं है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के।
ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि Q बाय एम हम लोगों को क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पर बता रहा है कि इन्हें यूनिफॉर्म, एक पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बता रहा है बी नॉट के, और वो भी माइनस का यहाँ पर बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है बच्चों टू द पेज, इस पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है वो v इज इक्वल टू वी नॉट आई, यानी कि यहाँ पर v नॉट उसका मैग्नीट्यूड हो गया और I यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है विद द वेलोसिटी v नॉट के साथ। जैसे ही इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो बच्चों क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसकी वजह से वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाता है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना के शूट कर जाता है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाकर शूट कर जाता है बच्चों, थीटा बनाकर शूट कर जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या निकालनी है, इस वेलोसिटी वेक्टर को निकालना है इन टर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंस। ठीक है ना, इन टर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंस, यानी कि टी की टर्म के अंदर हम लोगों को यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कि जब ये वेलोसिटी यहाँ पर निकल रही है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये वी नॉट कॉस थीटा होगा, और ये होगा बच्चों वी नॉट साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, एक कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वी नॉट हो गया, ठीक है ना, ये इधर कंपोनेंट हो गया वी नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया वी नॉट साइन थीटा। क्लियर है, फंडा क्लियर हुआ। और मान के चल रहे हैं कि ये जो विड्थ है ये कितनी है बच्चों, डी है। ये विड्थ कितनी मान लेते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं। हमने अपने पीछे एक्सरसाइज करी उसमें हम लोगों ने कितना माना था इसको, एक्स माना था, एक्स इज इक्वल टू डी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, या हम कहें साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर। क्लियर है, साइन थीटा, ठीक है। अब डी, आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन में क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर आ गया बच्चों, साइन थीटा साइन थीटा बच्चों ये, एक मिनट रुको, यहाँ हमें डी दे ही नहीं रखा स्टेटमेंट के अंदर, तो डी से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग इसको हटाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो थीटा है ये क्या है, एक तरह का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम के रूप में लिखना है तो ये कहलाएगा ओमेगा इंटू में टी। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम यहाँ पर टी, ठीक है, थीटा। ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने लिखी थी क्यू बी बाय एम इंटू में टी, क्यू क्यू बाय एम इंटू में बी इंटू में टी, थीटा क्यू बाय एम हम लोगों ने लिखा भी, बताया था कि चार्ज बाय मास रेशियो अल्फा बी टी। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी जो वी नॉट है ऊपर हम लोगों ने लिखा था, उसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस में वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो वी नॉट हमारे पास आ गया वेलोसिटी
वेक्टर वी नॉट हमारे पास आ गया बच्चों, वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू अल्फा बी टी आई कैप प्लस में वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू अल्फा बी टी, मतलब कि बीटा अल्फा बीटा टी, सॉरी बी है बच्चों ये, इंटू में जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब हम लोगों से पूछ रहा है पोजीशन, क्या पूछ रहा है बच्चों, पोजीशन वेक्टर हम लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, पोजीशन वेक्टर हम लोगों से पूछ रहा है। देखो पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इस फिगर में जाओ, देखो ये रेडियस r था, यानी कि यहां से शूट करना शुरू कर गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, r हो गया। क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है, देखो ये ट्रायंगल में उठा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल मैं नीचे बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, ये r है, ठीक है ना, फंडा क्लियर है। तो देखो ये जो कंपोनेंट आएगा, देखो ये यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए। देखो ये ऐसे गया था ना पार्टिकल, पार्टिकल हमारा ऐसे गया था, ठीक है, और हम लोगों ने बोला ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, थीटा है। पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं हमारे पास r था, और वो मान लेते हैं एक्स आई प्लस में वाई जे, यानी कि कुछ वो x डायरेक्शन में बढ़ा है, कुछ वो y डायरेक्शन के अंदर बढ़ा है। अब जब x डायरेक्शन की वो बात करता है, किसकी बात करता है, x डायरेक्शन की। देखो अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये अगर हम देखें ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये कहलाएगा r साइन थीटा, ठीक है ना। और ये तो आया ही नहीं, वो इतना चढ़ा है, यहां से यहां तक गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा बच्चों r था, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बच्चों r था, ठीक है ना, क्लियर है। उसमें से ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये है r cos थीटा, तो r में से r cos थीटा घटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी कि ये हमारा कहलाया y, ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। तो r हम लोग लिख रहे हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा आई कैप प्लस में r cos थीटा इंटू में j कैप, ठीक है, r साइन थीटा की वैल्यू अल्फा बी टी आई कैप प्लस में r दोनों में कॉमन है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अल्फा बी टी जे कैप, ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास यहाँ मिस्टेक हो गई है, मतलब कि ये छोटी छोटी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये अल्फा है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, रेड पेन शायद विजिबल नहीं होता, तो ये अल्फा है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत लगे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 2 घंटा खींचिए बेटा ये लेक्चर, पर जरूरी था 2 घंटे से ज्यादा, मतलब कि आप लोगों के लिए 2 पार्ट में लेक्चर अपलोड हो रहा है। देखो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है, कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन स्क्वायर रीजन, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने स्क्वायर रीजन के अंदर कन्फाइन कर दिया, मतलब कि सिर्फ इसी के अंदर है, जिसकी साइड L है और ब्रेथ भी L है, यानी कि लेंथ भी L है और इसका ब्रेथ भी L है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने Q लिया, जिसका मास हमारे पास M है, और हम लोगों ने उसको प्रोजेक्ट करा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोगों ने डिसाइड करना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो फाइंड द लिमिटिंग वेलोसिटी, हम लोगों ने वेलोसिटी इस तरह से डिसाइड करनी है कि वो पार्टिकल हमारा पहले वाले फेस, ये यानी कि ये फेस फर्स्ट है, ये फेस सेकंड हो गया,
ये फेस थर्ड हो गया और ये फेस फोर हो गया, यानी कि बारी बारी इन फेस से बाहर निकल के रहे कि वेलोसिटी क्या रखूं कि इसी से बाहर निकल कर आए, वेलोसिटी क्या रखूं कि इससे जाए, वेलोसिटी क्या रखूं कि इससे बाहर जाए, और वेलोसिटी क्या रखूं कि यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, फंडा क्लियर है। चार्ज कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करना चाहते हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे फेस वन से बाहर निकले, ठीक है ना। फॉर टू इमर्ज आउट द चार्ज फ्रॉम फेस वन, यानी कि फेस वन से अगर चार्ज बाहर निकलता है तो क्या वेलोसिटी होगी, ये हम लोगों ने बतानी है। देखो, ये हमारा फिगर था, ऊपर वाला फिगर मैं यहाँ रिड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अज्यूम करके चल रहे बच्चों, ये स्केयर है, ठीक है ना। ये साइड उसका एल है और यहाँ से पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा था, और ये हमारे पास एल बाय टू है। क्लियर है बच्चों? चार्ज पार्टिकल मतलब कि इसी फेज से बाहर निकल सकता है, यानी कि वो अपना पाथ कुछ ऐसे ले, यानी कि वो ऐसे जाए और घूमकर आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ आता है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि फेस वन यहां तक बाहर निकल के आ सकता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये डायमीटर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों? डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होना चाहिए? एल बाई टू। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? एल बाय फोर। फॉर्मूला पता है हमें, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। अब आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखनी है? एल बाय फोर एम वी अपॉन में क्यू बी, यानी कि वी का वैल्यू आ जाएगा क्यू बी एल अपॉन में एम इंटू में वन बाय फोर, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये हमारा पार्टिकल हमारा फेस वन से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, दिस इज द maximum velocity for which particle emerges out from the phase वन, ठीक है ना। फेस वन से ये बाहर निकलेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि फेस टू से बाहर निकालना है, ठीक है ना। टू इमर्जेस आउट चार्ज टू बी emerge out from the phase टू, यानी कि फेज टू से यहाँ पर बाहर निकले, उसके लिए हम लोग देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास स्केयर हो गया, ये क्रॉस, यानी कि बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है बच्चों? बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने यहीं से एंटर कराया और हमने कहा कि ये लेंथ कितनी है बच्चों? एल बाई टू, ठीक है ना। और यहाँ से एंटर करते करते मतलब कि मैक्सिमम यहाँ तक बाहर निकल सकता है, यानी कि ये ऐसे बाहर निकल सकता है। क्लियर है? मान के चलते हैं कि ये उसका सेंटर था और मान लेते हैं ये वो रेडियस बना रहा था। अगर ये एंगल थीटा है तो मान के चलते हैं ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? थीटा होगा। ये पूरा का पूरा आर था बच्चों, ये कितना हो जाएगा? आर माइनस एल बाई टू, होगा कि नहीं होगा? फंडा क्लियर हुआ? तो ये हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल सी ए और बी, ठीक है ना। फ्रॉम द ट्राइंगल सी ए बी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का
होल स्क्वायर। अब सी ए क्या हमारे पास आर स्क्वायर, सी ए कितना हो गया आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में ये ए बी हमारा बच्चों एल के इक्वल था हमने बताया, तो ये एल स्क्वायर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। सी बी हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बाई फोर माइनस का टू आर एल अपॉन में टू प्लस का एल स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया जीरो, एल बाई फोर प्लस में सर एल स्क्वायर बाई फोर प्लस में एल स्क्वायर कितना हो गया फाइव एल स्क्वायर बाई फोर माइनस का टू आर एल बाई टू, टू से बच्चों टू कट गया, यानी कि फाइव एल स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू आर इंटू एल। एक एल से बच्चों एक एल कट गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आर है वो कितना आ गया फाइव एल बाय फोर के इक्वल आ गया। ठीक है ना, ये बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट है हमारे पास। देखो आर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आर ये आर मिनिमम होगा ये फाइव एल बाय फोर के। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा फेज टू से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू फाइव एल बाय फोर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी, और यहाँ पर जो v आएगा ना फाइव बाई फोर क्यू बी एल अपॉन में m आ जाएगा, कि वेलोसिटी इससे इसके इक्वल या इससे कम है। देखो ना, ये रेडियस फाइव एल बाई फोर से कम ही होनी चाहिए, ठीक है ना, या इसके इक्वल हो, क्योंकि ये रेडियस अगर बढ़ गया तो पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ साइन की आर या तो छोटा हो या इक्वल हो फाइव एल बाई फोर के। उस केस के अंदर हम लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी है फाइव बाई फोर क्यू बी एल बाई एम, तो वो फेज टू से बाहर निकलेगा। अगर ये बढ़ गया वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी अगर बच्चों फाइव बाई फोर क्यू बी एल से ज्यादा है, ठीक है ना, तो पार्टिकल emerges out from phase थ्री, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कंडीशन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल emerges out from the phase थ्री। तो उसके लिए कंडीशन है कि वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए फाइव बाई फोर क्यू बी एल बाय एम से, यहाँ एम लगा लेना बच्चों, ठीक है ना, तो हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल फेज फोर से बाहर निकले, चार्ज पार्टिकल emerges out from the phase फोर, ठीक है ना। फेज फोर से चार्ज पार्टिकल बाहर निकले, उसके लिए क्या कंडीशन है। देखो बच्चों, मैं ये फिगर वापस लेकर आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल होता तो उस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। चार्ज पार्टिकल की कितनी ही कम वेलोसिटी क्यों ना हो, हमेशा फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा उसके ऊपर। ये कभी भी फेज फोर से बाहर नहीं निकल सकता। इतना हो सकता है कि फेज थ्री से निकल जाए, लेकिन फेज फोर से बाहर नहीं निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सीधी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नीचे की तरफ आए, कभी भी नहीं। तो हम कहेंगे कि चार्ज नेवर इमर्ज आउट फ्रॉम द फेज फोर, फेज फोर से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों के। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं।
जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये अभी तक क्वेश्चन ही कर रहे थे। एक क्वेश्चन हमारा है जो पाथ हेलिकल शेप था ना, उसके ऊपर, ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन उसके लिए बचा के रखा हुआ था, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक प्रोटॉन है बच्चों हमारे पास, जिसका मास हम लोगों को दे रखा है, प्रोटॉन, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ कि प्रोटॉन का मास हम लोगों को दे रखा है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg हम लोगों को मास दे रखा है, और उसका जो चार्ज है वो भी हम लोगों को दे रखा है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम। ठीक है ना, उसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा एक स्पीड से, और वो स्पीड हम लोगों को दे रखी है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी दे दी 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी बनाई, 60 डिग्री बनाई है बच्चों, ध्यान में रखना, स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, लेकिन हम लोग इसको बड़ा आसान कर देंगे। कह रहा है इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड उसने बच्चों अब किस तरफ दे दिया, वाई एक्सिस की तरफ दे दिया, तो बी वाई करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बी वाई का मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, वो कितना है, वाई एक्सिस की तरफ फील्ड नहीं दे रखा हम लोगों को, फील्ड होना चाहिए बच्चों, शायद फील्ड की डायरेक्शन 0.104 है टेस्ला, ठीक है ना, फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों को दे रखी है 0.04, ठीक है। अब देखो इस बात को कैसे जस्टिफाई करें, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो वाई एक्सिस क्वेश्चन में तो हमें ध्यान में है कि हमने फील्ड डायरेक्शन लिया था, तो हम मान के चल लेते हैं कि ये डायरेक्शन हमारी वाई है और ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स है, मान सकते हैं। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है बच्चों, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यानी कि डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। और उसने कहा है कि एक पार्टिकल को हम लोगों ने शूट करा है, प्रोटॉन, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल कैसा है बच्चों, प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था, तो ये एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री, ये एंगल कितना बच गया बच्चों, 30 डिग्री हमारे पास बच गया, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है रेडियस, क्या बताना है, रेडियस। अब रेडियस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, यानी कि हमारे लिए थीटा ये था, थीटा कितना हो गया हमारे लिए, 30 डिग्री हो गया, हमें ये मतलब नहीं है कि वाई है कि एक्स है, ये हमारे लिए थीटा था, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको शूट करा था तो इसको थीटा मान के कर रहे थे हम लोग, तो ये हमारा कंपोनेंट आया था वी साइन थीटा, ये थीटा ये वाला चूज करा था हम लोगों ने बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इस तरफ मानी थी, ठीक है। मास कितना हो गया बच्चों, 1.67 है इंटू 10⁻⁻27, वी कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻6, क्यू, क्यू क्यू कहाँ है बच्चों, चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम बेटा, माइनस का 19, और बी यहाँ पर है 0.104, ये वैल्यू है शायद इसका, ठीक है। साइन 30 बच्चों हमारे पास 1/2, क्लियर है। अब देखो ये 1.6 से 1.67 काट सकते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 से बच्चों 2 को काट दिया, 2 से बच्चों 2 को काट दिया, ठीक है। 10⁻⁻19 को, चलो इसको और इससे काटेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻8, और इसको काटेंगे तो 10⁻⁻2, यानी कि r हमारे पास आ गया 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 0.0104, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू, इसको 10⁻⁻2 और 0.1 लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर की तरफ 10 चला जाएगा,
r इज इक्वल टू 10⁻⁻², 1 × 10 यानी कि आ गया 10⁻⁻1, यानी कि r यहाँ पे आ गया 0.1 मीटर, यानी कि r यहाँ पर कितना गया 0.1 मीटर। अब उसने पूछा टाइम पीरियड, क्या पूछा टाइम पीरियड, यानी कि ऑप्शन में हर एक में क्या है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb, 2π m का वैल्यू बच्चों 1.67 × 10⁻⁻27 अपॉन में q 1.6 × 10⁻⁻19 और b यहाँ पर 0.104। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। t जब सोल्व करेंगे तो आएगा 2π × 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। तो ये दो चीजें हम लोगों को मिल गई, r की वैल्यू 0.1 मीटर और टाइम का वैल्यू 2π × 10⁻7 सेकेंड। तो अब यहाँ पर जो पाथ है वो कैसा है, हेलिकल पाथ है। कैसा पाथ है, हेलिकल पाथ है बच्चों, ये सर्कल वाला पाथ कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि सर्कल लेगा रेडियस ऑफ 0.2, नहीं भाई, रेडियस 0.1 आना था। कह रहे हैं कि सर्कल है रेडियस है 0.1, नहीं, पाथ कैसा है हेलिकल, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। कह रहे हैं कि हेलिक है जिसका रेडियस 0.1, हाँ पहली दो बातें तो सही होगी, और टाइम पीरियड उसका 2π × 10⁻⁷ सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यानी कि हमारा आंसर सी मैच करता है। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर हुई। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है हमारा, लेकिन इसको एक ही लेक्चर के अंदर हम लोगों ने खत्म करना था बच्चों, वरना ये समझ में नहीं आता। ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है, इसके ऊपर और भी बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर दीजिएगा। आप जैसे चाहें आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट में करना चाहें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, टीम के ऊपर आप शेयर करना चाहें टीम पे कर दीजिएगा, लेकिन हाँ कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।